देश में बढ़ती हुई महंगाई और उसमें विशेष रूप से पेट्रोल, डीजल और गैस, इनके जिस प्रकार से कीमतें बढ़ाई गई, जिसके कारण आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। जनता त्रस्त है और महंगाई के कारण हाहाकार मचा हुआ है। इसी में सरकार ने जो विशेष रूप से जो भ्रष्टाचार हुआ है, मैं हिसाब कर रहा था 4,38,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, जिसमें जो सीएजी ने 3 विषयों में रिपोर्ट दिए है, कॉमनवेल्थ गेम, कोयले का घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम, वो 4,38,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, जिसके कारण यूपीए सरकार की क्रेडिबिलिटी समाप्त हुई। पूरे विश्व में इस सरकार की क्रेडिबिलिटी पहले ही नहीं थी, पर इस भ्रष्टाचार के कारण सरकार का मुंह काला हो गया। और महंगाई और भ्रष्टाचार के साथ काले धन पे विषय पर भी सरकार ने जो भूमिका ली, जो 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में है, वो पैसे वापस लाकर इस देश के गरीबों के लिए खर्चा करने चाहिए, ये लोगों की भावनाएं थी। उस विषय में भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इन तीनों विषयों में जो लोगों के मन में आक्रोश था, असंतोष था, और जिसके कारण संसद भी नहीं चली, तब सरकार ने ये जो लोगों का ध्यान है वो दूसरी तरफ ले जाने के लिए FDI इन रिटेल की घोषणा की। इसमें जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के दबाव में सरकार ने जो निर्णय किया है, एक प्रकार से ये गांव, गरीब, मजदूर, किसान के अस्तित्व को समाप्त करने वाली बात है। जो छोटे छोटे व्यापारी है, दुकानदार है, चाहे वो किसी का मिठाई का दुकान हो, किसी का कपड़े का दुकान हो, किसी का सब्जी का दुकान हो, इन सब लोगों का एक प्रकार से रोजगार ये नीति के कारण समाप्त होने वाला है। और इसलिए सरकार ने इन जो महत्वपूर्ण विषय जो UPA 2 और UPA 1 में जो हुए, जिसमें CAG के कारण सरकार एक्सपोज हुई, उसका ध्यान लोगों का दूसरी तरफ ले जाने के लिए ये एक माना जाए तो सरकार ने ये सुसाइडल डिसीजन लिया और उसमें FDI इन रिटेल के बारे में घोषणाएं की। जब ये विषय सामने आया तो देश में विशेष रूप से व्यापारियों और उद्योजकों के संगठनों ने और NDA के अलावा विभिन्न कांग्रेस विरोधी राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया और सब ने मिलकर भारत बंद का आह्वान किया। NDA और भारतीय जनता पार्टी में समर्थन में उसके साथ आई और पूरे देश में आज इस बंद को अभूतपूर्व सफलता मिली है। मैं ये मानता हूँ कि जो जानकारियाँ मुझे मिली है, एक ऐतिहासिक बंद आज पूरे देश में हुआ है और स्वाभाविक रूप से ये यशस्वी होने के कारण मैं सोनिया जी से और मनमोहन जी से ऐसी उम्मीद करता हूँ कि FDI इन रिटेल का जो निर्णय है, सरकार उसको रोल बैक करे, वापस ले। पेट्रोल, डीजल और गैस, इसमें जो बढ़ोतरी की है, जिसके कारण लोगों में जो असंतोष है वो देखते हुए उसको भी तुरंत वापस ले। और जिन विभिन्न घोटालों में जो भ्रष्टाचारियों के नाम आगे आए हैं, उनके ऊपर सरकार कठोर कार्रवाई करे। एक प्रकार से जनता ने अपने यशस्वी बंद का आयोजन करके सरकार को ये इशारा दिया है। मुझे इस बात का आनंद है कि भारतीय जनता पार्टी और NDA ने हमने ये भूमिका ली कि इसमें सभी पार्टियां शरीक हो, और इसलिए हम पीछे रहकर समर्थन की भूमिका लेंगे, पर हम सभी इसमें आगे आने चाहिए और सभी संगठनों ने इसका समर्थन करना चाहिए। शरद यादव जी ने NDA के कन्वीनर के नाते अनेक पार्टियों को भी आह्वान किया और उनने स्वतंत्र रूप से किया। और एक प्रकार से कांग्रेस ने और UPA सरकार ने विशेष रूप से गरीबों के खिलाफ ये जो डिसीजन लिया है, इसके लिए विभिन्न व्यापारी उद्योजक संगठनों के साथ साथ कांग्रेस विरोधी लेफ्ट पार्टीज़ हो, बाकी अन्य पार्टियां हो, इन्होंने भी जिस प्रकार से इस बंद का सक्रिय समर्थन किया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और भारत की जनता ने इसमें जो खुलकर जो समर्थन किया है, इसके लिए जनता का भी अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों ने भी जो सहयोग दिया है, वो आप सबको भी धन्यवाद देता हूं। इसके बाद ये आंदोलन हम और तीव्र करेंगे। सरकार अगर रोल बैक नहीं करेगी तो ये संघर्ष और तीव्र करके आगे जाएंगे। जो साथ में आएंगे उनको साथ लेकर जाएंगे, जो विरोध करेंगे उसके बावजूद भी हम आगे जाएंगे। और जो
साथ नहीं देंगे तो भी हम आगे जाकर हमारी इस बात को लेकर आगे जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई ये गरीब के अस्तित्व की लड़ाई है, गांव गरीब मजदूर किसान की लड़ाई है, छोटे व्यापारियों की लड़ाई है और उनको बचाना, उनके रोजगार को बचाना, इसकी ये लड़ाई है। और इमरजेंसी के बाद पहली बार विभिन्न प्रकार के विभिन्न राजनीतिक दल, जिनमें राजनीतिक विचार मतभिन्नता होने के बावजूद भी इस विषय का संघर्ष करने के लिए साथ में आए, ये एक अच्छी घटना हुई है। इसके लिए भी मैं समाधान व्यक्त करता हूँ और आगे ये संघर्ष हम और तीव्र करेंगे। यह आपके मार्फत मैं निश्चित रूप से जनता के सामने ये बात रखना चाहता हूँ। जो देखिए, तेलुगु देशम पार्टी के भी लोग वहाँ आए थे और मुझे मालूम नहीं, पर बाद में बाकी भी पार्टी के आने वाले थे ऐसे मुझे पता चला। तो मैंने पहले का जो आए उनके साथ हमारी अड़चन होगी तो हम पीछे, वो आगे विरोध करेंगे तो उसके बावजूद तो हम लोग आगे चलते रहेंगे, हमें कोई इसमें अड़चन नहीं। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जब तक ये रेट पीछे नहीं लिए जाते तब तक संघर्ष जारी रहेगा। सवाल ही नहीं उठता चुप बैठने का, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल के कारण महंगाई बढ़ रही है और गैस तो गरीब आदमी के पेट पर एक प्रकार से ये एक चोट है, क्योंकि 6 सिलेंडर और 3 सिलेंडर ये जो बातें हुई है ये भी एक प्रकार की नौटंकी और नाटकबाजी है। कांग्रेस की सरकार केंद्र में इधर वो जाकर सिलेंडर की मर्यादा 6 करें और उधर की राज्य की सरकार उनकी फिर उसमें भरपाई करे, तो इसके बजाय केंद्र में ही निर्णय क्यों नहीं होता। और ये जो गैस है ये डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। ये राज्य सरकार पर ढकेलना उचित नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये महंगाई का विषय हम कभी पीछे नहीं लेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे। और जहाँ तक राजनीति की बात है, मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, ये कौन किसको समर्थन कर रहा है, चुनाव कब होगा, ये सब बातें महत्वपूर्ण नहीं है। ये गरीब के अस्तित्व की लड़ाई है, ये पहले हम लड़ना चाहते हैं और इन सब विषयों की तरफ राजनीति से ऊपर उठकर सोचकर फिर करना चाहते हैं। चुनाव में, पार्लियामेंट में कौन सी पार्टी आएगी, कौन सरकार गिराएगी, कौन किसका समर्थन करेगा, ये सेकेंडरी सब्जेक्ट है। हमारे हिसाब से जो निर्णय है, आज जो 3 महत्वपूर्ण बातों पर हमने जो आंदोलन किया है, ये देश के अस्तित्व के साथ, गरीब के अस्तित्व के साथ जुड़े हुए सवाल है और इसके लिए हम लोग इसको सुलझाना चाहते हैं, ये हमारी प्राथमिकता है। ऐसा है कि एफडीआई में विशेष रूप से, मैं अभी विदेश में था तो मैं वॉलमार्ट के स्टोर में गया था और वहाँ मैंने जो चीज़ें देखी, वहाँ से मेजॉरिटी चीज़ें मेड इन चाइना थी। अब विदेश, पूरे दुनिया में बड़े बड़े ब्रांड्स चाइना में प्रोडक्शन कर रहे हैं और वहाँ से अगर ये चीज़ें आएगी तो देश के जो छोटे उद्योग है, छोटे व्यापारी है, छोटे दुकानदार है, फ्रूट्स वेजिटेबल बेचने वाले हैं, रोड पर कुछ छोटे बहुत चीज़ें बेचने वाले, ये सब लोगों का व्यापार समाप्त हो जाएगा और इस मार्ग से फिर चाइना से ही हमारे यहाँ इंपोर्ट ज़्यादा होगा। और इसलिए ये जो बड़े बड़े स्टोर्स और मॉल्स हैं, इसके लिए किसने आकर हिंदुस्तान में क्या कहा और किसने दबाव डाला और किसके दबाव पर कौन से निर्णय होते हैं, ये मेरे से आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो। और इसलिए मैंने इस बात का उल्लेख किया कि विदेशी दबाव के कारण ये निर्णय हुए होंगे, ऐसा लोगों को लगता है। और कांग्रेस पार्टी जो गरीबों के हितों की बात करती है, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे ऐसा वादा जिन्होंने किया था, 20 कलमी, 40 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रम कहने के बाद गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ये बात सिद्ध हुई है कि कांग्रेस पार्टी ये गरीबों के विरोध में है और गरीबों को, देश में गरीब जो है उनकी संख्या बढ़ रही है और जो धनवान है, धनवानों की संख्या बढ़ रही है और जो गरीब है वो और गरीब हो रहे हैं, ये देश की स्थिति है। और इसलिए रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस ये देश की अवनति का महत्वपूर्ण कारण है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। और मुझे लगता है कि ये निर्णय जो है ये देश को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं और इसलिए हम लोग देश को बचाने के लिए, समाज हित में और गरीब आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए हम इसको आगे लेकर जाएंगे, ये हमने निर्णय किया है। एनडीए में हमारी अनेक बार बैठकें होती है, चर्चा होती है, हमारी लाइन तय है। हम कोई सरकार गिराना और राजनीति करना यही केवल हम उसके लिए सोचते नहीं है। जब जब जो घटनाएं होती है उसका जायज़ा हम जरूर लेंगे। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि अडवाणी जी जो विशेष सत्र की बात कर रहे हैं उसके पीछे उनसे मेरी चर्चा हुई। उसमें विषय यह है और जिसमें आप लोग उसके साक्षी हैं कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के सम्मति से उस समय के अर्थमंत्री और सभागृह के नेता प्रणब मुखर्जी, इन्होंने ऐसा आश्वासन दिया था कि रिटेल जो में एफडीआई की बात है, हम मुख्यमंत्रियों से चर्चा किए बिना
अब सभी पार्टियों के प्रमुखों से चर्चा के बिना हम ये निर्णय नहीं करेंगे, जिसके आप सब लोग साक्षी हैं। ये कमिटमेंट पार्लियामेंट में करने के बाद एक प्रकार से विपक्ष को और इस लोगों अनेक देश की जनता को बिट्रेल किया गया। जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो समाप्त हो गया, विश्वासघात किया गया। और इसलिए संसद में कही हुई बात के बारे में जो यूपीए और कांग्रेस पार्टी उससे डिफर हो गई, जो देश को गुमराह करने का काम किया, इसके लिए सेशन बुलाना चाहिए, ये बात आडवाणी जी के आशय के पीछे थी। जहाँ तक ममता जी की बात है, ये यूपीए और ममता जी का समर्थन, ये उनके आपस की चर्चा है, कौन किसका समर्थन करे। हम न कोई किसी के समर्थन के बारे में हमको कोई टिप्पणी देनी है और न अविश्वास प्रस्ताव लाने के बारे में हमने कोई सोचा है। देखिए, मैं आपको एक बात को बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि चुनाव कौन होगा, कौन नेता बनेगा, कौन चुनकर आएगा, कौन सी पार्टी आएगी, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पर इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो इस देश का गरीब, इस देश में गरीबों का अस्तित्व, बेरोजगारों का रोजगार, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छोटे व्यापारी आत्महत्या करेंगे, देश की ग्रोथ रेट आज नीचे चली गई, डॉलर की तुलना में रुपया लगातार बढ़ रहा है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आना बंद हुआ है, बिजली का संकट आया हुआ है, उद्योग बंद पड़ रहे हैं। और उसमें से ये छोटे छोटे जो लोग, जैसे किसान आत्महत्या करें तो ये रोड पर बैठने वाले छोटे लोग भी, ये भी अब आत्महत्या करने के कगार पर आएंगे। ये देश के अस्तित्व की लड़ाई है और राजनीति से ऊपर उठकर विभिन्न प्रकार की विचारधारा रखने वाले राजनीतिक दलों ने भी, जिस प्रकार से इमरजेंसी में लोकतंत्र में के लिए सब लोग साथ आकर संघर्ष किया गया, उसी प्रकार से इन बातों को लेकर सबने साथ में आकर जो हमारी अलग अलग व्यापारी उद्योजकों के संगठन है उनको सामने लाकर उनके पीछे खड़े रहकर इस संघर्ष को तेज करना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए और इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, यही हमारी भूमिका है। नीतीश कुमार जी ने, ममता जी ने जब सरकार का समर्थन निकाला तब उनका स्वागत किया है। वो कांग्रेस के विरोधी रहे हैं और जहाँ तक शरद जी के साथ मेरी बात हुई, उनके बयान को गलत तरीके से छपा गया है, उनका ऐसा मत नहीं है। जहाँ तक शिवसेना की बात है, उद्धव ठाकरे जी ने खुद मुझसे बात की थी। मैं महाराष्ट्र से हूँ, आप में से अनेक लोगों को पता होगा कि महाराष्ट्र में 10 दिन का गणेशोत्सव होता है और मुंबई और कोंकण और पूना में 1.5 दिन का होता है। तो आज कल गणेशपति की स्थापना, आज ही उसका विसर्जन होता है। तो एक बहुत बड़ा त्यौहार है और मुंबई में कोंकण से जो लाखों लोग हैं वो उस दिन अपने गाँव की तरफ चले जाते हैं। तो उसमें व्यावहारिक अड़चन थी और इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि हमारा बंद को पूरा समर्थन है और इसलिए हम लोग केवल उस दिन बंद जो रोड पर है वो करके लोगों की उसमें और अड़चनें होगी। और मैंने उनको अनुमति दी थी और मुझसे पूछकर उन्होंने निर्णय किया था और उन्होंने बंद का विरोध कहीं किया नहीं, समर्थन किया। जो न्यूज़ आई है वो मुझे लगता है वस्तुस्थिति का विपर्यास करने वाली है। नहीं, किसी को अब दूर नहीं रखते हैं। ऐसा है कि बड़े बड़े इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आडवाणी जी इतने बड़े नेता है कि जब कई रोड पर का संघर्ष रहता है तो अनेक बार हम उनको काफ़ी पिछले अनेक समय पर हम नहीं चाहते कि वो रोड पर आकर कोई सत्याग्रह करे, तो कभी कभी हम उनको कहते हैं। फराज ने किसी को दूर नहीं रखा। आपके मन में दूरी की बात बिल्कुल मत लाइए, ना हमारे मन में है, ना आडवाणी जी के मन में है, ना जनता के मन में है। आपके मन में भी मत आने दीजिए। देखो, सरकार गिराने का दायित्व केवल विरोधी पार्टी के लिए नहीं है। सरकार अपनी चलाना जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसकी जिम्मेदारी होती है और कोई अपने करतूतों से अगर मरता है या सरकार जाती है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। हम किसी को जाने के लिए कुछ करना नहीं चाहते और किसी के जीने के लिए कुछ करना नहीं चाहते। वो जो सरकार है वो अपने अस्तित्व का खुद सोचे और खुद काम करे। विकास भदौरिया, हाँ, वो अपने हाथ से अगर मरने के कगार पर सरकार जा रही तो वो उनकी इच्छा है। देखो, स्वाधीनता के बाद हिंदुस्तान के इतिहास की ये सबसे भ्रष्ट सरकार है और इसने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये अखिल भारतीय कोयला कांग्रेस है। इनका मुंह काला हुआ है और इसलिए ये सरकार जो है वो अपने करतूतों से जाएगी। विपक्ष के नाते केवल चुनाव कराना और सरकार को गिराना इतना ही हमारा महत्व नहीं है। जो है उनका काम है, उनको टिके रहना चाहिए। हम कोई दलों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, किसी को नहीं बोल रहे इनका समर्थन निकालो या रखो। इसका तो जो सत्तारूढ़ पार्टी वो चिंता करे और हम केवल चुनाव को देखकर राजनीति नहीं करना चाहते। मैं फिर से बता रहा हूँ कि देश की आर्थिक स्थिति खस्ता हुई है। जो 12% ग्रोथ रेट की बात कर रहे थे वो 4-4.5% के नीचे जा रहा है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कम हुआ है, FDI आना बाहर से बंद हो गया है, पावर शॉर्टेज बड़े प्रमाण पर है, इंडस्ट्री बंद पड़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गोल्ड और क्रूड का इंपोर्ट जो है उसके कारण
रुपए के डॉलर की तुलना में कीमत लगातार 55-56 के ऊपर चली गई है। ऐसे स्थिति में देश की आर्थिक विश्वासार्हता दुनिया में समाप्त हुई है, प्रधानमंत्री की भी विश्वसनीयता खत्म हुई है और कोई भी सरकार को चलाने के लिए नेतृत्व चाहिए, विश्वसनीयता चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी चाहिए, विजन चाहिए और समाज और देश के साथ कटिबद्धता चाहिए। पांचों बातों पर ये सरकार अब एक प्रकार से अपनी विश्वासार्हता खो चुकी है। अब इसका निर्णय जनता करे और मुझे लगता हम विपक्ष है, हम कोई सरकार को गिराने के पीछे लगे नहीं है। अगर वो नेचुरल कोर्स में उनका जो होगा वो होगा, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। देखो, मैं पहली बात आपको कह रहा हूँ कि इस बार ये बंद होने के पहले शरद जी को मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पीछे रहेगी। सब बंद जाहिर करने के बाद आखिरी में हम जाहिर करेंगे। हमारे नेता सेकेंडरी भूमिका रहेंगे। हमारा राजनीतिक क्रेडिट हमको कुछ नहीं चाहिए। आवश्यकता है देश को बचाना है, गरीब को बचाना है, जो गरीब व्यापारी है उसको बचाना है, गांव गरीब मजदूर किसान को बचाना है। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते, हम देश को बचाना चाहते हैं और इसलिए हम इसमें कोई पॉलिटिकल क्रेडिट करने लेने की हमको जल्दबाजी नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार से सरकार इसमें रोल बैक हो और देश के हित में तमाम राजनीतिक पार्टी, भिन्न भिन्न विचारधाराओं वाली अनेक संगठन, व्यापारी, छोटे व्यापारियों के संगठन मिलकर ये संघर्ष करे, ये हमारी भूमिका थी। शरद जी ने इसमें बहुत अच्छी भूमिका रखी और सब लोगों ने, ये केवल बीजेपी और एनडीए का सफलता नहीं है, ये बीजेपी और एनडीए के साथ साथ जो अनेक पार्टियों ने जो इस बंद को आह्वान किया, व्यापारी उद्योग संगठनों के आह्वान पर हम सब ने सपोर्ट किया और भारत की जनता ने जो उत्स्फूर्त रूप से इसका समर्थन किया, उसके कारण ये सफलता मिली है और उसी कारण मैंने सब भारत की जनता का अभिनंदन किया है। देखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ और अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते बता रहा हूँ, ये सब स्थितियों में रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, और कभी आपको अलग से बताऊंगा कि पेट्रोल और डीजल मेरे इंटरेस्ट के विषय है, तो कभी बताऊंगा। मैं खुद 5 रुपये सस्ता पेट्रोल बेचने की फिराक में हूँ और ये हो सकता है गाड़ियाँ चल सकती है, तो कभी अलग से मैं जब आऊँगा तो आपको इसमें समझाऊंगा। ये सरकार गरीबों को मरवाना चाहती है, गांव गरीब मजदूर किसान को बर्बाद करना चाहती है। छोटे व्यापारी, छोटे उद्योजक, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, मिठाई बेचने वाले, छोटे स्टॉल्स वाले, टपरी वाले, इनके धंधों को समाप्त करना चाहती है और गरीबों के पेट पर लात मारना चाहती है। ऐसी ये सरकार है। इनकी रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और बैड एंड करप्ट गवर्नेंस ने देश का सत्यानाश किया है और ये तो वस्तुतः सबके सामने और आप सबके सामने है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गैस का सप्लाई करना ये स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है। सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट 3 लिस्ट है, उसमें से गैस के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है और अगर उदार है कांग्रेस पार्टी तो 9 के 9 सिलेंडर वो दे, ये 6 दे और 3 उसको सहन करे राज्य सरकार। ये नौटंकी और नाटकबाजी है, जनता को गुमराह करने वाली बात है, ये बेसलेस है और गरीबों के साथ अन्याय करने वाला ये निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भ्रम नहीं है। प्लीज प्लीज। देखिए, हम देश के प्रमुख विपक्ष पार्टी है, 9 राज्यों में शासन करते हैं, हमें कोई भ्रम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम सत्ता की राजनीति से देश के भविष्य को, गरीबों के कल्याण को ज़्यादा प्राधान्य देते हैं। जब चुनाव आएगा, जो जो लड़ना चाहता है उससे हम लड़ने के लिए तैयार है। जब जब चुनाव आएगा तब तैयार है। केवल चुनाव की राजनीति मीन्स पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो हम राजनीति की परिभाषा को अलग भाषा में समझाना चाहते हैं और सत्ता की राजनीति डरते नहीं। जो आएगा उसके साथ जो विरोध करे उसके बावजूद हम कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, जब लड़ेंगे। देखिए, पहली बात ऐसी है कि मध्यावधि चुनाव अगर होते तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम कोई सरकार के गिराने के पीछे लगे नहीं है और कोई सरकार को संभालने के पीछे लगे। ये यूपीए का अपने ओन प्रॉब्लम्स है। यूपीए को टिकना है कि जाना है, कौन से निर्णय करना है, उनके साथ अलायंस पार्टनर रहे या न रहे, उनके दोनों के बीच में है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज की आर्थिक स्थिति के इस गंभीर विषयों को गांव गरीब मजदूर किसानों के हित में इस राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय के साथ हम लोग जुड़ना चाहते हैं और देश के हित में निर्णय करना चाहते हैं। राजनीतिक स्थिति में जो भी आएगी उसके लिए हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।